ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट बनता है आपका लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पर कहा जाता है भूमि सुधार। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, मेजर्स बताए थे, उपाय बताए थे कि कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की उनको रिमूव कर रही है। उसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स भी किए हैं, भूमि सुधार भी किया है। अब जैसे भूमि सुधार में अगर देखा जाए, भूमि सुधार में कुछ सुधार ऐसे किए हैं जो भूमि से संबंधित हैं, जिसमें समस्याएं पहले बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो वो समस्याएं हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। जैसे पहले क्या था, टेनेंसी रिफॉर्म्स। अब अगर ये कहें ना, टेनेंसी रिफॉर्म्स किस चीज़ के लिए है, ध्यान कीजिए। हमारी एक प्रॉब्लम थी लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट्स, भूमि के मालिकों और किराएदारों के बीच में संघर्ष, कि उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं किराए को लेकर, कि किराया कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब फसल होती है तब कितना होना चाहिए, अगर नहीं होती है, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में दोनों में झगड़े होते रहते थे। तो ये कहता है कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स किए हैं, टेनेंसी रिफॉर्म्स यानी कि काश्तकारी प्रथा में सुधार। अब इसमें क्या किया है, इसके अंदर जैसे जो रेंट है, रेंट फिक्स कर दिया गया है। फिक्स करने का मीनिंग है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसका 1/4 या 1/5 मैक्सिमम हो सकता है, 1/4 या 1/5 मैक्सिमम, कि उसका 1/4 या 1/5 भाग ही आप किराए के रूप में वसूल सकते हैं। दूसरा अगर देखें, किराए की सबसे बड़ी समस्या थी कि किराया ज़्यादा वसूलते थे, जो भूमि के मालिक हैं वो किराया ज़्यादा वसूलते थे। दूसरा ये कहता है, और सुधार क्या किया गया है, और सुधार किया गया है कि जो टेनेंट हैं उनको इलीगली उनको हटाया नहीं जा सकता ज़मीन से। अगर वो खुद छोड़ना चाहें या लीगल तरीके से ही उनको हटाया जा सकता है। यानी जो टेनेंट हैं, अगर वो रेंट पे कर रहा है आपको, तो आप उसको इलीगली हटा नहीं सकते। उसके बाद ये कहता है कि अगर मान लो जो टेनेंट है, टेनेंट भूमि पर जो वेल्स होते हैं, जो कुएं होते हैं, कुएं खुदवा देता है, तो उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस होता है, अब मान लो जो भूमि का मालिक है उसे भूमि छुड़वानी है, लीगली उसको भूमि छुड़वाने लगता है। अब टेनेंट ने क्या किया था, कुआं खुदवाया था, कुआं खुदवाने के ऊपर कुछ खर्च किया था या और कोई खर्च किया था उस ज़मीन के ऊपर, जैसे कोई नया ट्यूबवेल लगवाया है या और कोई कार्य किया है, तो उस केस में जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे भूमि का जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उसे पे करेगा। उसके बाद ये कहता है कि अगर कोई टेनेंट रेंट पे नहीं करता, सपोज करो वो रेंट पे नहीं करता है किसी भी कारण की वजह से, तो उस केस में उसके बदले में जो भूमि का मालिक है, उसके एनिमल्स या उसकी जो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें ले जा नहीं सकता। पहले भूमि के मालिक क्या करते थे कि हाँ जी रेंट नहीं पे कर रहा टेनेंट, तो उस केस में वो क्या करते थे, उसके एनिमल्स को या उसके मशीनरी को ले जाते थे उठाकर, कि पेमेंट कर देना और ये ले जाना। तो ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी है कि आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद ये कहता है, नेक्स्ट क्या किया गया है, एक इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स किया गया है, वो आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। ये है भूमि की उच्च सीमा। उच्च सीमा का यहाँ पर अर्थ है कि भूमि की उच्चतम सीमा, जो उच्चतम सीमा है, मैक्सिमम लिमिट है, वो फिक्स कर दी गई है। मैक्सिमम लिमिट फिक्स करने का मीनिंग क्या है कि ये बता दिया गया है कि एक फार्मर के पास मैक्सिमम लैंड जो है वो कितनी हो सकती है।
क्योंकि पहले ये भी एक समस्या आती थी कि फार्मर्स के पास जो लैंड है वो बहुत से फार्मर्स के पास तो अनलिमिटेड होती थी, और कुछ फार्मर्स ऐसे होते थे जिनके पास लैंड ना के बराबर होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया जो भूमि की उच्चतम सीमा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली या एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति कितनी भूमि का स्वामी हो सकता है। अब जो उससे ज़्यादा जितनी भूमि होगी उसे कहा जाएगा, जितनी भूमि की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है, उससे ज़्यादा जो भूमि उस किसान के पास होगी उसे घोषित किया जाएगा सरप्लस लैंड। और उस भूमि को फिर उनसे ले लिया जाएगा। इसके बदले में उन्हें कुछ पेमेंट मिलेगी, लेकिन उसके उस भूमि को उनसे ले लिया जाएगा। और फिर जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है या जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर हैं, उनको ये सारी सरप्लस लैंड आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आगे सारी की सारी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जैसे ये कहता है कि इसके अंदर जो भूमि की उच्चतम सीमा है वो निर्धारित कर दी जाती है। उसके बाद निर्धारित करने के बाद जो सरप्लस लैंड बचती है उस सीमा से ज़्यादा भूमि अगर किसी किसान के पास है तो वो सरप्लस लैंड है, आधिक्य भूमि है, उसे बांट दिया जाता है किसानों के बीच में जिनके पास या तो भूमि नहीं है या फिर जिनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि है। एक आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है? ये है आपका चकबंदी, कंसोलिडेशन। अब चकबंदी में क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स चकबंदी है, या ये कहें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है भूमि को इकट्ठा करना। अब याद कीजिए, ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं, एक सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स है, एक आपका कंसोलिडेशन है। ये बताता हूँ मैं आपको किस प्रॉब्लम का इन्होंने समाधान किया है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। ये है आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, तो है आपका स्मॉल होल्डिंग्स। ध्यान कीजिए, स्मॉल होल्डिंग की हमने एक प्रॉब्लम की थी कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनसे उनको कुछ बचत ही नहीं होती, कुछ उत्पादन ही नहीं हो पाता, कुछ बचत नहीं होती। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है स्कैटर्ड होल्डिंग्स। फिर वहीं आ जाते हैं, प्रॉब्लम थी स्कैटर्ड होल्डिंग्स की। स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी आपकी बिखरे हुए जो खेत हैं या बिखरे हुए भूमि के टुकड़े हैं। अब यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी। कि कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनकी जो लैंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह बिखरी हुई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपकी इतनी जगह लैंड जो बिखरी हुई है, क्यों ना आपको एक जगह ही लैंड इकट्ठी करके दे दी जाए, कंसोलिडेट करके इकट्ठे करके उसे दे दिया जाए। तो ये था आपका यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो लैंड है उसको कंसोलिडेट कर दिया जाता था। बेनिफिट क्या है कि फार्मर के पास जितने भी रिसोर्सेज होते थे वो सारे के सारे फिर वो इन सब जगह, पहले तो क्या था, इन सब जगह अलग अलग जाने पर टाइम वेस्ट होता था, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते थे, ठीक है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी यहाँ हर जगह यूज़ करने में रिसोर्सेज को। तो सब सारी जो लैंड है जब उसको इकट्ठा एक जगह पर कर दिया तो टाइम की वेस्टेज ख़त्म होगी, प्लस कॉस्ट भी कम लगने लगी। अब जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, अब चार जगह अगर आपके खेत हैं तो एक तो आप एक जगह जाते हैं, वहाँ जाकर ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, आपके चार जगह खेत हैं, आप क्या करते हैं, चार अलग अलग जगह जाते हैं और ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। इससे होगा क्या, जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और जो बचते हैं, जो सेविंग्स हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं तो बचते तो अपने आप कम होंगी, या फिर जो प्रॉफिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इन चार जगह जाने की बजाय प्रॉफिट क्या हो गया एक से, कि सारा का सारा जो सारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो गई,
दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट भी होना बंद हो गया। तीसरा, रिसोर्सेज जो हैं वो एक जगह पर अच्छी तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। इनमें लगभग 2 से 3 पॉइंट और बाकी हैं आपके, 2 पॉइंट और बाकी हैं, तो वो नेक्स्ट डे में करेंगे।